अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू क्लासिक चैनल पर खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आइए सुनते हैं बहर असवद के उस पार किस्त नंबर 33। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। आज ज़ारे रूस मुतमईन था, अब इसके दिल में किसी हमले या शब खून का खौफ बाकी न रहा था। आज सुबह होते इलियानोफ ने एक बुलंद टीले पर चढ़कर दूरबीन की मदद से अपने सामने फैली पहाड़ियों पर अपने सिपाहियों के मोर्चे देखने शुरू कर दिए थे। लश्कर तमाम खेमे खोलकर गाड़ियों पर ला चुका था। ये काम लश्करियों ने कल ही कर लिया था और तमाम लश्करी रात भर खुले आसमान तले सोए हुए थे। सिर्फ उमरा सल्तनत, वजीरों, मुशीरों, सालारों और सरदारों के खेमे बाकी रहने दिए गए थे, जिन्हें अब सुबह होते ही उखाड़ा जा रहा था। लश्कर के तमाम बैल लकड़ी की बड़ी बड़ी गाड़ियों के आगे जोत दिए गए थे। कूच का एहतमाम आज दोपहर किसी भी वक्त मुकम्मल हो सकता था। बादशाह के पहलू में खड़ी इसकी प्यारी मलका अपने लश्कर पर नजर डालते हुए सोच रही थी कि आज दिन में ही किसी वक्त दूसरी लश्कर यहाँ से कूच कर जाएगा। अगर दोपहर तक हर चीज़ बांध और संभाल ली गई तो सिपा सालार तक तमाम दस्ते मामूल की तरतीब में आना शुरू हो जाएंगे। अचानक मलका को पीटर की आवाज़ सुनाई दी। इस मरतबा हमारा हर सिपाही दीन मसीह पर कुर्बान होने के लिए सच्चे जज्बे से आया है। मैं ये देखकर हैरान हो रहा हूँ कि एक ही रात में हमारे 400 बंदूकबरदारों ने पूरी वादी पर कब्जा जमा लिया। मुझे हर पहाड़ी पर मोर्चे दिखाई दे रहे हैं। हैरत है, इतनी जल्दी ये सब कुछ कैसे मुमकिन हो गया। लगता है यीशु मसीह हमारी मदद कर रहा है। हालांकि ये काम कम से कम 2 दिनों का था। शहनशाह का दिल खुशी से झूम उठा। इसने बात मुकम्मल करने के बाद दूरबीन मलका को थमा दी। मलका ने पुरतजस्सुस अंदाज में दूरबीन आंखों से लगाई और थोड़ी देर बाद वो बच्चों की तरह मचल कर अपनी खुशी का इजहार कर रही थी। बहुत खूब, अब हम पूरी तरह महफूज है। खुदाबंद का शुक्र है कि इसने हमें खतरे से निकाल लिया। अरे वो कौन है? मुझे लगता है कि सामने की पहाड़ी की तरफ से कोई घुड़सवार आ रहा है, जरा देखिए तो। मलका ने दूरबीन पीटर की तरफ बढ़ा दी। बादशाह ने तेजी से दूरबीन आंखों के साथ लगाई और उसी तरफ देखने लगा। वो सचमुच कोई घुड़सवार था जो एक पहाड़ी नाले में से होता हुआ नीचे लश्कर की तरफ आ रहा था। बादशाह की नजरें इसी पर जम गई। वो जुबान से कुछ कहे बगैर अपने दूरबीन के अदसे में घुड़सवार को देखने लगा। इस दौरान में मलका के हुक्म पर एक खादिमा अंदर से दूसरी दूरबीन उठा लाई थी और अब मलका भी माथे पर बल डाले खामोशी से उसी सवार को देख रही थी। थोड़ी देर बाद सवार पहाड़ी से उतर आया। अब इसका घोड़ा सर पर दौड़ता हुआ लश्कर की जानिब आ रहा था। यकायक बादशाह के मुंह से आवाज निकली, ये इलियानोफ है, बंदूक बरदारों का सालार। हैरत है, ये लश्कर की तरफ से वापस क्यों आ रहा है? शायद कोई जरूरी बात करने के लिए, मलका ने जवाब दिया। पीटर सिर्फ एक हूं करके रह गया। अब उन्होंने दूरबीन आंखों से हटा ली थी क्योंकि दूरबीन के बगैर ही घुड़सवार साफ दिखाई देने लगा था। जल्द ही इलियानोफ पीटर आजम के सामने खड़ा था। इस वक्त टीले पर पीटर के अलावा लश्कर का बशीप और चंद दीगर सालार भी मौजूद थे। इलियानोफ को देखकर सब हैरान थे कि क्योंकि इलियानोफ के घोड़े से उतरने का अंदाज और चाल ढाल देखकर बादशाह समेत सबके दिल धक धक करने लगे। इलियानोफ जरूर कोई बुरी खबर लाया था। वो सर झुकाए और मुंह लटकाए शहनशाह के सामने आया, ताजीब में सर झुकाया और फिर सीधा होकर खड़ा हो गया। इलियानोफ की आंखों में आंसू देखकर कैथरीन की तो जैसे ही जान ही निकल गई। बशीप 2 कदम आगे बढ़ाया, लेकिन पीटर आजम अपने लहजे को लर्जे से पाक बनाते हुए अज खुद बोला, इलियानोफ तुम यहाँ क्यों आए? एक सालार को हम वक्त अपनी सिपा में होना चाहिए। अगर कोई ज़रूरी पैगाम था तो तुम्हें किसी और को भेज देना चाहिए था। इलियानोफ ने अपने लिबास में हाथ डाला और एक मकतूब निकालकर बादशाह के सामने करते हुए कहा, ज़ारे आली, हम चारों तरफ से घेरे जा चुके हैं। सबके दिलों में गोया तोप का गोला फट गया। यकलख्त शहनशाह की तमाम इस्तकामत जाती रही। इसकी नब्ज़ें बेहद तेज़ हो गई। बशीप ने तेज़ी से अपने सीने पर क्रास बनाया। कैथरीन ने भी बशीप की तकलीद की। सबको जैसे सांप सूंघ गया। इनकी फटी फटी आंखें इलियानोफ पर जमी हुई थी। मान शहनशाह की धाड़ सुनाई दी, क्या भक रहे हो तुम? हम इस दरोग गोई पर तुम्हारा सर तन से जुदा कर देंगे। जार का बदन गुस्से से कांपने लगा। ये लर्जिश दर हकीकत खूब की लर्जिश थी। इलियानोफ दोबारा कहने लगा, हमें तुर्क फौज ने घेर लिया है। ये मकतूब तुर्क सदर आज़म बलजी की तरफ से है। तुर्की अफवाज का सदर आज़म इस वक्त शहनशाह की आंखों के सामने मशरकी पहाड़ी की चोटी पर मौजूद है। हमारे सब जवानों को कैदी कर लिया गया है और इस वक्त हमारा लश्कर तुर्क फौज के घेरे में है। पीटर की रीढ़ की हड्डी में सनसनी की तेज लहर दौड़ गई। ये क्या हो गया था? ऐसा तो इसने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। इसने दिल में सोचा, जरूर इलियानोफ को चंद ततारी सिपाहियों ने धोखा दिया होगा, क्योंकि इलियानोफ तो सिर्फ सामने की पहाड़ी पर था। पीटर को यकीन होने लगा कि चंद ततारी सिपाहियों ने इलियानोफ के जाती दस्ते को हिरासत में लेने के बाद ये कह दिया होगा कि वो तुर्क फौजी हैं और सब पहाड़ियों पर कब्जा कर चुके हैं। पीटर ने सोचा, भला ये कैसे हो सकता है कि सामने की पहाड़ी पर मौजूद इलियानोफ का लश्कर चारों तरफ फैली पहाड़ियों को पता चल जाता है।
इस ख्याल के तहत पीटर ने कहा, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि बलदजी खुद यहाँ पहुँच चुका है? इलियानोफ ने बलदजी का खत आगे कर दिया और इंतहाई अदब से बोला, मुझे एक दराजकद उदेलुबर तुर्क सालार के सामने ले जाया गया और यही बताया गया कि ये बलदजी हैं। बलदजी ने मुझे ये मकतूब देते हुए कहा कि वो मेरी जाबख्शी करता है और ये कि मैं इसका मकतूब ज़ारे रूस तक पहुँचा दूँ। बादशाह के इशारे पर फौज का सिपा सालार आगे बढ़ा और इसने इलियानोफ के हाथ से मकतूब थाम लिया। अब शहनशाह को मकतूब सुनाया जा रहा था। मकतूब की तहरीर थी, इस्लामी अफवाज के सरबराह सदर आज़म बलदजी की तरफ से ज़ारे रूस के लिए। मोहतरम ज़ारे रूस, मैं इस्लामी अफवाज का सरबराह सदर आज़म बलदजी हूँ। आपका तमाम लश्कर इस वक्त हमारे संगीन घेरे में है। हमारी तोपों का रुख आपके लश्कर की जानिब है। जिस वक्त ये मकतूब आपके हाथ में होगा, इस वक्त हमारी तोपों के दहानों और नालियों पर रखी घास फूस और झाड़ियाँ हटाई जा चुकी होंगी, जिनमें हमने अपनी सैकड़ों तोपों को छुपा रखा था। और मकतूब पढ़ने के बाद जब आप अपनी आंखों पर दूरबीन लगाकर अपनी चारों तरफ देखेंगे तो आपको सैकड़ों तोपों के भयानक मुंह अपने लश्कर की जानिब नजर आएंगे। मैं चाहूँ तो सिर्फ 1 घंटे की गोलाबारी से आपको और आपके तमाम अजीम लश्कर को राख का ढेर बना दूँ, लेकिन इससे बेहतर ये होगा कि मैं आपको अपनी बालादस्ती और आपकी कमतरी का एहसास दिलाकर एक पुरअमन शिकस्त दूँ। आपकी तरफ से कोई शरायत काबिल कबूल नहीं होगी। आपको और आपके लश्कर को बचाने की सिर्फ एक ही सूरत मेरे पास है, और वो ये कि आप अपना ताज उतार कर इलियानोफ के हाथ मेरे पास भेज दें। तमाम भारी हथियार मैदान में एक तरफ खड़े करके खुद कैदियों की तरह शमाली मैदान में अलग हो जाए। ऐसी सूरत में हम आपको मौत की सज़ा नहीं देंगे। एक आखिरी बात, मोल्डिविया का हुक्मरान जिसने सल्तनत उस्मानिया के साथ धोखा किया आपके लश्कर में मेहमान है। इसके बारे में फैसला हमारे सुल्तान करेंगे, लिहाजा उसे पाबा जंजीर हमारी तरफ रवाना कर दें। फ़कत आपका खैर खा, बलदजी। जूजू सालार खत पढ़ता जा रहा था, इसके हाथों और आवाज़ की लर्जिश बढ़ती जा रही थी। खत खत्म होते ही टीले पर मौजूद सब लोगों ने अपनी अपनी आंखों से दूरबीनें लगा ली और अब ज़ारे रूस और इसके उमरा अपनी चारों जानी फैली पहाड़ी चोटियों को देख रहे थे। पीटर को हर मोर्चे पर तोपें नजर आईं। हर तोप का दहाना रूसी लश्कर की जानिब था। यकायक टीले पर मौजूद तमाम लोगों को सांप सूख गया। वो बुरी तरह फंस चुके थे। शहनशाह ने सोचा, आखिर सदर आज़म का लश्कर इतनी जल्दी यहाँ तक कैसे पहुँच गया। पीटर के खास जासूसों की इत्तलात के मुताबिक बलदजी का लश्कर अभी 100 कोस दूर था, लेकिन पहाड़ियों पर नस्ब तोपे ज़ारे रूस अपनी आंखों से देख चुका था। अब इनके चारों तरफ सिर्फ मौत थी। मुसलमान सिपा सालार चाहता तो पीटर के लश्कर का भुरकस बना सकता था। यह तो सदर आज़म की आला ज़रफ़ी थी कि इसने पीटर को एहतराम के लहजे में मुखातिब किया था। टीले पर मौजूद तमाम अफराद मौत के ख्यालों में गूंगों की तरह खड़े एक दूसरे का मुंह तक रहे थे। पीटर की आंखों पर अभी तक दूरबीन थी। कैथराइन ने स्कूत तोड़ा। मेरा मशवरा यह है कि फौरी तौर पर लश्कर की उमरा का इजलास तलब किया जाए और फिर सुलह की बातचीत शुरू की जाए। ज़रूरी नहीं कि हम पहले ही रोज़ इनकी सब शर्तें मान लें। हमें खुदाबंद की नुसरत का इंतज़ार करना चाहिए। हम मकतूबात के ज़रिए सुलह की बातचीत को कई दिन तक तूल दे सकते हैं। इस दौरान अगर ऑस्ट्रिया फ़ौज हमारी मदद के लिए पहुँच जाए तो शायद हम फतह याब हों। मलका ने ज़ुबान खोली तो सब लोग जैसे ख्वाब से बेदार हो गए। बहादुर शहनशाह पीटर ने सीना तान कर एक अजीब बात कही, हम मसीह के परचम को रुस्वा नहीं होने देंगे। हमारा लश्कर बहुत बड़ा है। हम पैदल फौज के साथ यलगार करेंगे। हम चारों पहाड़ियों पर चढ़ दौड़ेंगे और जानवरों को नजराना देते हुए दुश्मन से इनकी तोपें छीन लेंगे। डरने की कोई ज़रूरत नहीं, ये इम्तिहान की घड़ी है। लेकिन फौरी तौर पर हमें मलका मोहतरमा के मशवरे से इत्तफाक है। सरे दस्त हमें सुलह की बातचीत को तूल देना चाहिए। अलबत्ता मैं इस बात पर अभी तक हैरान हूँ कि बलदजी का लश्कर इतनी जल्द दरिया पर्थ के किनारे कैसे पहुँच गया। इतना कहकर पीटर अपने एक वजीर की तरफ घूमा और इससे मुखातिब होकर कहने लगा, अभी और इसी वक्त शाही खैमे में उमरा लश्कर के इजलास का इंतजाम किया जाए। ख़ास तौर पर महकमा जासूसी के सरबराह से सवालात किए जाएँ कि आखिर बलदजी का लश्कर इनकी आंखों में धूल झोंक कर यहाँ तक कैसे पहुँच गया। हमें अक्लमंदी का मुजाहरा करना होगा। इस सूरत हाल में सिर्फ अक्लमंदी ही हमारे काम आ सकती है। आन के आन में इजलास का एहतमाम कर दिया गया और अब वसी शाही खैमे में 20 रूसी अफसर बैठे फक चेहरे लिए एक दूसरे का मुंह तक रहे थे। वह सब उस्मानी फौज की तोपों को देख चुके थे। तोपों की तादाद सैकड़ों में थी। वो हैरान थे कि इतनी ज़्यादा तादाद में तोपें पहाड़ियों पर चढ़ाई कैसे गई। इजलास में सबको बलदजी के मकतूब पढ़कर सुनाया गया। मकतूब के इख्तिताम पर सबसे पहली बात अलेक्जेंडर ने की। इसने कहा, शहनशाह मौसम, हमें इस नुक्ते पर गौर करना चाहिए कि दुश्मन की चाल भी हो सकती है। सदर आज़म का लश्कर इत्तलात के मुताबिक अभी बहुत दूर है। हो सकता है ये तातारियों का कोई छोटा सा लश्कर हो और जिन चीज़ों को हम तोपे समझ रहे हैं ये महज दरख्तों के तने हों। आप चारों तरफ नज़र दौड़ाइए, आपको ऐसे बेशुमार दरख्त दिखाई देंगे जिन्हें काट कर इनके तनों को एक खास जावे से रख दिया जाए तो दूर से देखने वाले को वो तोप की नाली नजर आएगी। जहाँ तक मेरा ख्याल है इतनी ज़्यादा तोपें पहाड़ी पर चढ़ाना आसानी से मुमकिन नहीं। इस काम के लिए कई दिन दरकार होंगे।
اگر یہ سچ ہے کہ ہمارے چاروں طرف توپیں نصب ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دشمن نے ہماری آمد سے پہلے ہی یہاں ہمارے لیے گھات لگا رکھی تھی۔ حیرت ہے ہمارے جاسوسوں کی اطلاعات کیوں کر غلط ثابت ہوئی۔ الیگزینڈر کی بات سب نے دلچسپی کے ساتھ سنی اور اس کی بات سن کر سب کے دل میں یہی خیال گزرا کہ یقیناً دشمن کی چال ہوگی۔ اس خیال کو مزید تقویت محکمہ جاسوسی کے سربراہ روحان کی بات سے ملی۔ اس نے کہا، میرے جاسوس غلط نہیں ہو سکتے کیونکہ میں کسی ایک پر اعتماد نہیں کرتا۔ میں اب بھی یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ بلد کا عظیم لشکر ہم سے 100 کوس کے فاصلے پر ہے۔ یہ سن کر سب کے چہرے کھل اٹھے، لیکن لشکر کا مذہبی پیشوا بشیپ خاموش تھا۔ سب نے مقدس فادر کی طرف دیکھا کیونکہ مقدس فادر کے چہرے پر بے پناہ سنجیدگی تھی۔ بشیپ نے سب کی نظریں اپنی جانب اٹھتی محسوس کی تو کہنے لگا، میں نے رات ایک ڈراؤنا خواب دیکھا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ مقدس صلیب زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے اور بہت سے گھڑ سوار اس کے ارد گرد کہکے لگاتے ہوئے گول دائرے میں گھوم رہے ہیں۔ میں نے صلیب کو روتے ہوئے دیکھا، لیکن پھر میں نے دیکھا کہ صلیب آزاد ہو گئی اور گھڑ سواروں کو دور دور تک پتہ نہیں۔ تب میں نے اس خواب کو اپنے لیے مبارک جانا اور میں نے اس کا یہی مطلب اخذ کیا کہ ایک طویل غلامی کے بعد بالآخر ہم مسلمانوں کو یورپ سے نکال دیں گے۔ لیکن اب میں محسوس کر رہا ہوں کہ یہ خواب ہماری موجودہ صورتحال کے بارے میں تھا۔ الیگزینڈر کی بات سچ ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے دشمن کا دھوکہ ہو، اس نے توپوں کی جگہ درختوں کے تنے لگا رکھے ہوں، لیکن بفرض محال ہمارے چاروں طرف درختوں کے تنے نہیں بلکہ توپیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ صلیب کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا ہے۔ زار روس بڑی توجہ سے بشیپ کی بات سن رہا تھا۔ اس نے دانش مندانہ انداز میں سر کو ہلایا اور خاص طور پر الیگزینڈر کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ہمیں یہ دیکھنے کے لیے پہاڑوں پر نصب توپیں اصل ہیں یا نقل قربانی دینی ہوگی۔ ہمیں پہاڑیوں پر اپنے دستے روانہ کرنے ہوں گے۔ سب سالار بادشاہ کی تائید میں سر ہلانے لگے۔ اسی اثنا میں الیانوف نے کچھ کہنا چاہا۔ بادشاہ نے اسے بولنے کی اجازت دی۔ شہنشاہ معظم، بلد جی نے کہا تھا کہ اگر شام تک مکتوب کا جواب نہ آیا تو وہ پہلی گولہ باری کریں گے۔ ہمیں دستے بھیجنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، ہو سکتا ہے کہ شام تک وہ۔ اچانک شاہی خیمے کا قیمتی پردہ بری طرح پھڑپڑا کر رہ گیا۔ وہ ایک کان پھاڑ دھماکہ تھا جو اجلاس میں موجود ہر شخص کے دل پر موت کی طرح برسا۔ یک لگ سب کے سب اٹھ کھڑے ہوئے۔ اگلے لمحے سب باہر تھے۔ گولہ شاہی خیمے کی قریبی پھٹا تھا۔ زمین میں ایک بڑا گڑھا پڑ چکا تھا۔ تمام عمرہ کے چہرے ہلدی کی طرح زرد ہو گئے۔ پیٹر کا دل یہ سوچ کر دہل گیا کہ دشمن کے پاس لمبی نالوں والی توپیں تھیں۔ اب تک تو صرف یہ سوچ رہا کہ دشمن توپوں کے ذریعے انہیں کوچ کے دوران درے کے قریب گھیرنے کی کوشش کرے گا، لیکن یہ گولہ تو شاہی خیمے کے پاس آ کر گرا تھا۔ اس کا مطلب تو یہ تھا کہ دشمن کے پاس 1 میل کے فاصلے تک گولہ پھینکنے والی توپیں ہیں۔ پیٹر نے دل میں سوچا کہ شاید اجلاس کا فیصلہ ہو چکا۔ اب سب لوگ حواس باختہ چہرے لیے ٹیلے پر کھڑے تھے۔ سب کو پتہ چل چکا تھا کہ پہاڑوں پر درختوں کے تنے نہیں بلکہ سچ مچ کی توپیں نصب ہیں۔ مان پیٹر کو شاہی ٹیلے کی جانب وہی نوجوان بڑھتا ہوا دکھائی دیا جس کی شباہت شہید سالار زینان سے ملتی تھی۔ یہ کلا ڈیویس تھا۔ نوجوان تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے ٹیلے پر کھڑے تمام اہلیان اجلاس کے سامنے آ کر ٹھہر گیا۔ کلا ڈیویس نے کمر تک جھک کر بادشاہ اور ملکہ کو تعظیم دی اور پھر سیدھے ہوتے ہوئے کہا، زار علی، میں بھی اس اہم اجلاس میں شریک ہونا چاہتا ہوں۔ کلا ڈیویس کی بات عجیب تھی۔ سب نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ ایک سالار نے پیشانی پر بل ڈالتے ہوئے اپنے پاس کھڑے دوسرے سالار سے پوچھا، یہ شخص کون ہے اور اجلاس میں کیوں شریک ہونا چاہتا ہے؟ کیا یہ دشمن کا جاسوس تو نہیں؟ لیکن اسی اثنا میں پیٹر نے کلا ڈیویس سے سوال کیا، تم اس اجلاس میں کیوں شریک ہونا چاہتے ہو؟ زار علی، میں آسٹریوی شاہی خاندان کا فرد ہوں۔ میری ماں آسٹریا کے محل میں جوان ہوئی ہے۔ میرے کہنے پر شہنشاہ آسٹریا ایک پوری فوج ہماری مدد کے لیے بھیج سکتا ہے۔ جب تک صلح کی بات چیت چلتی ہے میں آسٹریوی دستوں کو لے کر دشمن کے عقب تک پہنچ جاؤں گا۔ اہلیہ نے اجلاس کے چہرے پر امید کی کرن نظر آئی، لیکن شہنشاہ مسکرا رہا تھا۔ آسٹریا تو ہمارا حلیف ہے، ہم جب چاہیں آسٹریا سے کمک منگوا سکتے ہیں۔ اصل چیز تو صلح ہے اور صلح کی بات کو طول دینا۔ ہم آسٹریا سے مدد نہیں چاہتے بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب تک ہمارا بیڑا آبنا باسفورس میں داخل نہ ہو جائے ہم دشمن کو یہی الجھائے رکھیں۔ آسٹریا کی فوج استنبول کی طرف بڑھ رہی ہے۔ ہمیں اپنے بچاؤ سے زیادہ استنبول کی تسخیر مطلوب ہے۔ تم سب صلح کی بات کو طول دینے والے معاملے کی بات کرو۔ بشیپ سمیت تمام اہلیان اجلاس بادشاہ کے ساتھ متفق ہو گئے۔ الیگزینڈر کچھ خاموش تھا۔ کچھ دیر بعد رکا ہوا اجلاس پھر سے شروع ہو گیا۔ دشمن نے شاید محض اپنی موجودگی کا احساس دلانے کے لیے گولہ پھینکا تھا۔ اب اجلاس میں صلح کی بات کو طول دینے کے معاملے پر غور ہونے لگا۔ شہنشاہ کا اجلاس سپہر تک جاری رہا اور پھر سپہر کے وقت یہ فیصلہ کیا گیا کہ الیانوف کو ہی ایلچی بنا کر بھیجا جائے تاکہ وہ اسلامی فوج کے سربراہ کو آج شام کی گولہ باری سے روک سکے۔ دوسرا فیصلہ یہ کیا گیا کہ کلا ڈیوس کو آسٹریوی لشکر کی طرف جانے دیا جائے اور ایک مختصر لیکن تیز رفتار کمک طلب کر لی جائے تاکہ دشمن کو زیادہ دیر تک الجھایا جا سکے۔ اجلاس کے آخر میں زار روس نے کلا ڈیوس سے مخاطب ہو کر کہا، ہمارے نکلنے کے تمام راستے بند ہیں۔
तुम्हें रात की तारीकी में यहाँ से निकलना होगा। तुम अपने हमरा सिर्फ चंद 100 तेज रफ्तार सवार लाओगे ताकि वो अकब से दुश्मन को परेशान किए रखें। तुम पहाड़ियों के पीछे रुक जाओगे। हमारे साथ तुम्हारा राब्ता महज रात के काले जासूसों की मदद से ही होगा। हम सुलह की बातचीत का आगाज करते हैं। उम्मीद है कि महज मकतूबात के जरिए हम चंद दिन तक दुश्मन को रोक सकेंगे। कला डेविस दिल में खुश था। इस चूहेदान में फंसे रहने से बेहतर यही था कि वो बाहर निकलकर खुली जंग लड़ता। इजलास बर्खास्त होने से पहले एक उम्र रसीदा शख्स ने उठकर बादशाह से बात करने की इजाज़त चाही। ये मोल्डिविया के गद्दार हुक्मरान का खास वजीर था। बादशाह की इजाज़त देने पर मोमर शख्स बोला, ज़ारे अली, मैं भी आज रात को यहाँ से निकलना चाहता हूँ। दरअसल मैं अपने बादशाह को इस मकतूब के बारे में बताना चाहता हूँ। हो सकता है हमारी मुट्ठी भर वो फौज भी आस्ट्रेवी सवारों के साथ मिलकर दुश्मन को उलझाने में मदद दे सके। थोड़ी देर की बहस व तमहीज़ के बाद बूढ़े मोल्डवियाई वजीर को भी जाने की इजाज़त दे दी गई। बहस व तमहीज़ इस बात पर हुई थी कि लश्कर में मुसलमानों का कोई जासूस मौजूद था जिसने बलज्जी को यह खबर दी कि मोल्डवियाई हुक्मरान ज़ारे रूस का मेहमान है, क्योंकि मकतूब में लिखा था कि मोल्डवियाई हुक्मरान को पाबे जंजीर इलियानोव के हमरा भेजा जाए। लश्कर में मोल्डियाई हुक्मरान तो नहीं था, लेकिन इसका बूढ़ा वजीर था। शायद मुसलमान जासूसों ने इस वजीर को मोल्डविया का हुक्मरान समझा। सपैर से पहले ज़ारे रूस की तरफ से बलज्जी के नाम मकतूब लिखा जा चुका था और तकरीबन सपैर के बाद इलियानोव का घोड़ा मशरकी पहाड़ियों की जानिब उड़ता चला जा रहा था। इसके पास एक मकतूब है जिसकी ये तहरीर थी, ज़ारे रूस पीटर की तरफ से तुर्क सदर आज़म बलज्जी के नाम। मोहतरम सदर आज़म, हम आपकी बालादस्ती को तस्लीम करते हैं। हमने आपका मकतूब मिलने के बाद हस्बे ज़ाब्ता मशवरे के लिए इजलास तलब किया, लेकिन आपने बताए हुए वक्त के बरखिलाफ शाही खैमे के नज़दीक गोला फेंका। इसे हम ज़ारे रूस के खिलाफ आपका हमला भी तस्वुर कर सकते हैं। हम और हमारे सिपाही जान देने के लिए ही यहाँ तक आए हैं। अगर आपने सुलह की बजाय हमले का रास्ता अपनाया तो हमारे लाखों पैदल सिपाही चारों तरफ की पहाड़ियों पर चढ़ दौड़ेंगे और आपकी गिनती की चंद तोपें 10 पर 10 लड़ते हुए सिपाहियों को रास्ता नहीं रोक पाएंगी। हमारा आधा लश्कर जल जाएगा, लेकिन फतह फिर भी हमारी होगी। हम सुलह की बातचीत करना चाहते हैं और बड़ी अक़वाम का हमेशा ये ज़ाब्ता रहा है कि वो जंग भी सुलह के उसूलों का दामन नहीं छोड़ते। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप आज शाम गोलाबारी नहीं करेंगे। हमें सोचने का मौका दिया जाएगा ताकि हम अपने इजलास में आपकी शराइत पर गौर कर सकें। हमें यह भी मौका दिया जाए कि हमारे लश्करी अपने खैमे दोबारा नस्ब कर लें, क्योंकि अगर हमें ये मौका न दिया गया तो हज़ारों सिपाही भूख और सर्दी से मर जाएंगे। हमारा तमाम गल्ला बैलगाड़ियों में बंधा खड़ा है और हम सब खुले आसमान तले मुस्तैद मौजूद हैं। अब हमारे पास 2 रास्ते हैं, या तो हम दौड़ते हुए आज रात की तारीकी में आपकी सिपाहियों की गर्दनें दबोच लें, या हम आराम से दोबारा यहाँ पड़ाव डालें और आपकी शराइत पर गौर करने के लिए अपने अफसरों का एक बड़ा इजलास मुकर्रर कर सकें। हमें उम्मीद है कि आप कश्तो खून का रास्ता नहीं अपनाएंगे और हमारा फैसला होने तक इंतज़ार करेंगे। ज़ारे रूस ने खुलकर अपने तमाम इरादे लिख दिए थे। वो एक बहादुर इंसान था। इलियानोव का घोड़ा धूल उड़ाता हुआ मशरकी पहाड़ियों की जानिब उड़ा चला जा रहा था। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, बहरे अस्वद के उस पार की कहानी अभी जारी है। बकिया वाक़यात अगली किस्त में। देखते रहिए उर्दू क्लासिक। अल्लाह हाफिज़।